हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल लर्न अहेड एकेडमी। मैं हिमांशी वाजपेयी आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी की सेकेंड क्लास। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने मेरी फर्स्ट क्लास को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया होगा और इस क्लास को भी आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स, पहले की क्लास में हमने सीखा था संविधान का निर्माण, समितियां और उनके अध्यक्ष, और आज की क्लास में भी हम और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूँ जो हमारी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हैं। सो एवरीवन बी रेडी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताइए मुझे, रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, संघ शक्ति समिति के डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो चलिए अब हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर वाद विवाद एवं अंतरिम स्वीकृत, मतलब इसकी लास्ट में स्वीकृति कब हुई, ये आज हम डिस्कस करेंगे। 21 फरवरी 1948 को मसौदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी थी? 21 फरवरी को। कब दी थी? 21 फरवरी को 1948 में, जिसमें 315 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थीं, 315 अनुच्छेद। संविधान सभा के सदस्यों, प्रांतीय विधानमंडलों तथा जनता को प्रारूप संविधान पर विचार करने के लिए 8 महीनों का समय दिया गया था। कितने महीनों का समय दिया गया था? 8 महीनों का समय दिया गया था। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949 तक हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। अच्छा, आप सब मुझे बताइए, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किया। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। संविधान की 4 व्यवस्थाएं, जब ये तैयार हुआ था तब इसकी 4 व्यवस्थाएं थीं। अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव व संविधान के अस्थायी प्रावधानों को तुरंत लागू किया गया था। शेष जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। सभी 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 299 सदस्य चुने गए थे, लेकिन 284 ही प्रेजेंट थे। तो जो प्रेजेंट थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। नेहरू प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह
18 दिन का समय लगा था। अभी मैंने आप सबको बताया था कितना समय लगा था। कार्यवाही को 53,000 व्यक्तियों ने देखा व 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए थे? 53,000 व्यक्तियों ने देखा और रुपए खर्च हुए हैं 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन तथा कार्यकरण की आलोचनाएं। अब जो भी काम अच्छा होता है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग कुछ अच्छा करते होंगे तो आलोचनाएं भी मिलती होंगी। 4 लोग कहते होंगे नहीं ये सही है, 4 लोग कहते होंगे नहीं ये गलत है। तो ऐसे ही जो भी होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उनके लिए उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। लगभग 3 वर्ष के कठोर परिश्रम के पश्चात संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का निर्माण किया, परंतु यह आलोचना से नहीं बच पाया। इसके निम्नांकित आधार पर आलोचनाएं की गईं। अब आलोचनाएं कौन कौन सी की गई हैं ये हम नीचे देखेंगे। तो इससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। संविधान, चलिए क्वेश्चन मैं बाद में करती हूँ, मैं पहले आप सबको एक पॉइंट बता देती हूँ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करूँगी, तो आप सब डेट को याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर, अब आप लोग देखिए ज़रा, मैंने क्या कहा था, आलोचनाएं बताऊंगी मैं। तो आलोचनाएं अब मैं आप सबसे डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं डायरेक्टली डिस्कस करने लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं याद दिला दूँ आप सबको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसमें कांग्रेस दल का एकमात्र प्रभुत्व था, अतः इसे प्रतिनिधि संस्था नहीं कहा जा सकता। ये आलोचनाएं थीं, परंतु यह दृष्टिकोण गलत प्रतीत होता है। वास्तव में संविधान सभा में सभी दल, वर्ग, जाति एवं राजनीतिक दलों तथा हितों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ये तो हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था कि जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो कह रहे थे कि मैं कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूँगा और जो है सबका मताधिकार होना चाहिए इसमें। पर इसमें ये आलोचना थी कि मताधिकार सबका नहीं था। संविधान निर्माण में केवल कानूनी सुझावों पर ध्यान दिया गया था। दूसरा है ये दूसरी आलोचना, प्रमुखता विधि विशेषज्ञों ने ही संविधान निर्माण में भाग लिया था। अन्य लोगों को पूर्ण सहभागिता का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। संविधान को एक साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया गया। अन्य लोगों को बहुत से संशोधनों को संविधान सभा में पेश तक नहीं किया गया। ये आलोचनाएं हैं। अनेक उपबंधों पर पूर्व विचार विमर्श नहीं हुआ। संविधान निर्माण में कुछ गिने चुने नेता नेहरू, अंबेडकर, पटेल ने ही मुख्य रूप से भाग लिया। संविधान सभा द्वारा जिन भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उसे लोकप्रिय अनुशस्ति प्राप्त नहीं थी। न तो संविधान का संगठन ही प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हुआ और न ही इस निर्मित संविधान को जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित कराया गया। इसमें वही है जो मैंने आपको बताया, जैसे भाई विशेषताएं हैं तो उसकी आलोचनाएं हुई हैं। अब आलोचनाएं यही होगी कि उसमें जो था उसको ना कह के बोला जाएगा। पर मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको जो है रीड कर दूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें छूट गया है। अब देखिए, आप सब उपरोक्त
आलोचनाओं में सत्य का अंश आंशिक तौर पर ही परिलक्षित होता है। संविधान सभा में सभी दलों वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। बिल्कुल, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कांग्रेस का बहुमत अवश्य था, परंतु उसमें राष्ट्रपति का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। यह अलग बात है कि अगर निर्मित संविधान पर जनमत संग्रह होता तो वह अधिक लोकप्रिय समझा जाता। स्मरणीय तथ्य, जो इसके स्मरणीय तथ्य थे, अब उनको देखिए। यद्यपि विश्व में सर्वप्रथम एथेंस के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। जो पहला था वो कहाँ से? अमेरिका से 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? इंग्लैंड। अध्यक्षात्मक प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली है। गणतंत्रीय शासन प्रणाली का उद्गम स्थल स्विट्जरलैंड। उसके बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, इनमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख तथा कादम्बनी गांगुली आदि प्रमुख महिलाएं थीं। श्री BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राधा कृष्ण संविधान सभा के सदस्य वक्ता थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जो है इनको कहीं नोट भी करते जाइएगा। संविधान सभा के ही सदस्यों को लेकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को निर्माण किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता घोषित किया गया था। इसी दिन से भारतीय संविधान सभा भी एक प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई थी। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। डेट क्या थी? 3 जून 1947। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। पुनर्गठित भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। डेट क्या थी? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पॉइंट बताया था, जो कि अब देखो आया है इसमें भी। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में
परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 394 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। व्यवहारिक तौर पर सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा गठित की गई थी। सबसे पहले कहाँ गठित की गई थी? अमेरिका में। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषताएं। अभी हमने आलोचनाएं देखी थी, अब भाई विशेषताएं हैं तभी तो आलोचनाएं हुई हैं। तो अब हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर संविधान का निर्माण किया है। कौन कौन सी? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान की अपनी विशेषताएं हैं जो हमारे विश्व को अन्य संविधानों से अलग करती हैं। हमारे संविधान की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो अन्य संविधानों से हमारे संविधान को अलग करती हैं। यद्यपि इसमें विश्व के महत्वपूर्ण संविधान के सर्वश्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है। भाई सर्वश्रेष्ठ हैं तभी तो अलग करती हैं। इसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन के साथ ही अन्य संविधानों के लक्षणों का समावेशन भी किया गया है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में व्यवहारिक परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल में, युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अभी हम लोगों ने विशेषताएं देखी हैं, अब थोड़ी सी और देखते हैं। पहली है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित एक संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की तरह बाहरी शक्ति की कृति नहीं वरन भारतीय जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित, अंगीकृत है। मतलब ये जो शपथ ली गई थी तो जो है ये कब ली गई थी? 26 नवंबर 1949 को। उद्देशिका। अब देखते हैं हम लोग कि इसकी प्रस्तावना को देखते हैं। भारत के संविधान के मौलिक उद्देश्य एवं लक्ष्य को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इस संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली तथा इसके महत्व के कारण इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा था, इसमें राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व दिया गया है। अब हम देखेंगे
विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत समृद्ध और विस्तृत दस्तावेज है। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान, जिसमें 1949 में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में एक प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधनों के बाद इसमें 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियाँ नहीं हैं। तो हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में कितने हैं अनुच्छेद? 7 हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 हैं। ये आप सब नोट कर लीजिएगा। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। नंबर 1, पहले देखते हैं भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून एक्सपर्ट का प्रभुत्व। लिखित एवं निर्मित संविधान। समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगा था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न देश है। भारत क्या है? स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न देश है। प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। शासन जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक पद्धति को। भारत गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं वरन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। जैसे मतलब वंशानुगत नहीं है कि जो अध्यक्ष है उसी का जो वंशानुगत है वही बनेगा। जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का होता है, परंतु इसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। संसद का विश्वास समाप्त हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मतलब जब संसद का विश्वास उस पर उठ जाएगा तो उसे जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्य में भी अपनाया जाता है। आगे का देखते हैं। संपूर्ण देश के लिए एक संविधान। दूसरा है मौलिक अधिकार और तथा मौलिक कर्तव्य। मनोवोचित जीवन तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए भारत के संविधान
निर्माताओं ने देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद अब इनकी संख्या 6 रह गई है। पहले 7 किए थे लेकिन अब 6 रह गई है। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर जैसे कोई समानता का अधिकार, आजकल सबको ही पता है, सब समान हैं, सब जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी में, सब एक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार कि हर इंसान स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, अपना कोई काम करने के लिए। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का उसको पूरा अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जैसे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस दल से हैं, किस समूह से हैं, और आपका धर्म वो है तो आप उस धर्म के लोगों के खिलाफ रहेंगे या उस धर्म के देवता के खिलाफ रहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कोई भी किसी भी धर्म के देवी देवता को मान सकता है, उसको पूज सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब शिक्षा का सबको अधिकार है, ये तो पता ही है सबको कि सब पढ़ें सब बढ़ें। संस्कृत का भी अधिकार है कि ये नहीं है कि आपकी संस्कृति ये नहीं है तो आप वो शिक्षा पढ़ेंगे, आप हमारी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि आपके पास हमारी संस्कृति नहीं है। तो सबको अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। अब तो जो है मतलब सबको ही पता है कि संपत्ति का अधिकार है कि हाँ जितने बच्चे हैं उतनी संपत्ति जो है बराबर का अधिकार होता है सब बच्चों का। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित था, किंतु अब यह कानूनी अधिकार है। यह सभी अधिकार वाद योग्य हैं तथा इनका हनन होने पर नागरिक न्यायालय में शरण ले सकते हैं। यह अधिकार विधानमंडल एवं कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करते हैं। मतलब जो है संपत्ति का अधिकार, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे साथ बेईमानी हो रही है, मुझे संपत्ति नहीं मिल रही है, तो वो कानून की हेल्प ले सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया, जिसमें संविधान का पालन करना, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, समान भ्रातृत्व भाव रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। 86वें संविधान अधिनियम संशोधन 2002 द्वारा से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने संबंधी मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये कर्तव्य उसमें जोड़े गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में अगले नए टॉपिकों के साथ में। और आप हमारी क्लास को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।